पहला प्रश्न है, 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की है। 16 मई की बात है ये। 2025 में दोहा के अंदर डायमंड लीग के अंदर 90.23 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार करना पहली बार इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। जर्मनी के जूलियन वेबर एक्चुअली 2 नंबर पर ही रहते आ रहे हैं। अभी पीछे जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भी 2 नंबर पर ही रहे थे, सिल्वर मिला था। और जो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 16 मई 2025 को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 2 नंबर पर रहे। नीरज की कैरियर में पहली बार था उन्होंने कि तीसरे राउंड में हासिल किए 90 मीटर के निशान को पार किया। पहली बार में 90 मीटर को पार किया है, लेकिन 1 नंबर पर जो जूलियन वेबर था जर्मनी का, इसने 91.06 मीटर के अंतिम थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया, जो कि नीरज के प्रयास से ये आगे निकल गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। मई में रोमानिया में बुखारेस्ट के अंदर आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2000 किसने जीती 2025। जो आर प्रज्ञानंद है इसने जीती है। अली रेजा फिरोजा, मैक्सिमम वारचेव लाग्रेव, डी गुकेश। ये आंसर हो जाएगा इसका आर प्रज्ञानंद। तो आंसर है 16 मई 2025 को रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित, और 2025 में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद विजयी हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने किस भाषा में साहित्य में योगदान के लिए 58वां उनको ज्ञानपीठ मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको किस भाषा के लिए, तो ये मिला है हिंदी, उर्दू, संस्कृत या तमिल। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत के लिए। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अपन। द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन के अंदर 16 मई को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से रामभद्राचार्य जी को, जो कि एक विद्वान संस्कृत के हैं, इनको सम्मानित किया। लेकिन दृष्टिबाधित होते हुए भी उन्होंने 240 से अधिक पुस्तकें लिखी और महाकाव्य में असाधारण साहित्यिक योगदान दिया। तो ये हो गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कि इनको भी सम्मानित किया गया है। गुलजार कौन है? गुलजार है 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2013 में इनको दादा साहब फाल्के मिल चुका। 2004 के अंदर पद्म भूषण मिल चुका। 2004 के अंदर पद्म भूषण, और इनको 5 राष्ट्र पुरस्कार पहले से मिल चुके हैं। ये बड़े अच्छे कवि हैं। तो ज्ञानपीठ की बात करें तो 1961 में शुरू हुआ था। साहू शांति प्रसाद जैन ने इसको शुरुआत की थी और प्रथम पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम के लिए 1965 में। इसमें पुरस्कार मिलता है 11 लाख रुपए। इसमें 11 लाख रुपए मिलता है। एक वाघ देवी की एक मूर्ति और प्रमाण पत्र, 8वीं अनुसूची भाषाओं के नाम भी साथ में होते हैं। अंग्रेजी में यह पुरस्कार दिया जाता है। और अगर अपन बात करें तो गुलजार एक कवि हैं उर्दू के। गुलजार क्या है? उर्दू के कवि है। उर्दू के कवि हैं। और दूसरी बात, अगर अपन रामभद्राचार्य जी की बात करें तो ये संस्कृत के अंदर विद्वान है, और ये हो गया अपना 58वां। लेकिन अगर 57वें की बात करें तो किसको मिला था 2022 के अंदर? दामोदर माउजे को। 57वां किसको मिला था? ये था 2022 में मिला था, नाम था दामोदर मौजे, और ये कोंकणी के लिए मिला था इनको। और बाकी इतना पूछेगा नहीं। 56वां है नीलकमणी, जो फूंकण है असमिया, इनको मिला था। तो ये सारा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। स्थापना वर्ष इसको पूछा जा सकता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको 1961 में साहू शांति प्रसाद ने, और ये इसके फैक्ट हो गए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और पहला पूछ सकता है, तो पहला ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले का ध्यान में रख लेंगे अपन, जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मध्यम वर्षीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WASP रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और जो EU है यूरोपियन संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। कौन सी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, तो ये प्रश्न है। तो पहला आंसर है इसके अंदर USA, दूसरा है यूरोपीय संघ, और नेक्स्ट दे रखा है
भारत फिर जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्यों? कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मध्यवर्षीय विश्व आर्थिक जो स्थिति और संभावना जो WSP रिपोर्ट थी, WESP, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत की अर्थव्यवस्था है चालू वित्त वर्ष में 6.3% की वार्षिक दर, ठीक है, वार्षिक दर बढ़ने का अनुमान है। क्या? बढ़ने का अनुमान है, जिससे वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि चीन की जो वार्षिक वृद्धि दर है 4.6 है और यूएस जो अमेरिका है उसकी है 1.6%। तो इससे तो बहुत आगे है 6.3%। तो इंडिया के अंदर अभी जब बहुत ज़्यादा मतलब गुंजाइश है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। 6.3% ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है अभी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा? तो ओवरऑल चैंपियन बना महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन 15 मई 2025 को बिहार में पटना में हो गया, पाटलिपुत्र जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर हुआ। और महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? 158, जिसके अंदर 58 स्वर्ण है। तो ये ऑल ओवर 1 नंबर पर रहा। ये 1 नंबर पर हो गया और ये 2 नंबर पर हरियाणा। और इसके जो पदक थे कितने? 117 पदक, जिसमें से 39 स्वर्ण। और 3 नंबर की बात करें तो वो है राजस्थान। 3 नंबर राजस्थान के कितने पदक? 60 पदक, स्वर्ण है 24। ये हो गया। इसके बारे में अगर थोड़ा सा अपन और डिटेल में जाएं तो कहाँ हुआ था? बिहार, पटना, गया, जो राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर यहाँ पर। और इसका जो शुभंकर था वो था गज सीमा। शुभंकर, ये पूछा जाता है कई बार, गज सीमा 7वां खेल था ये। और महाराष्ट्र 1 नंबर पर, हरियाणा 2 नंबर पर, राजस्थान 3 नंबर पर। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। शुभंकर इसका गज सिंह। और पहली बार इसके अंदर BGMI और चेस और फुटबॉल को शामिल किया गया था। पहली बार BGMI को, सोचो आप, पबजी, BGMI, गेम्स जो है इंटरनेट गेम, चेस और फुटबॉल, इनको शामिल किया गया था। और योगासन पहली बार ओवरऑल विजेता रहा है इसमें। और अगर अपन बात करें राजस्थान स्पेशली तो योगासन में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल खिताब जीता है, 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज। और राजस्थान में तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा। और सुनील सारण ने रोड रेस में गोल्ड, अंजलि डोली ने योगासन में ब्रॉन्ज जीता। तो ये राजस्थान से संबंधित थोड़ा डिटेल हो गई। भारत सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा जो है मंजूरी क्यों रद्द कर दी है? उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है, देखो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन था, टर्की का, 15 मई 2025 को भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मंजूरी, जो सुरक्षा मंजूरी थी, उसको रद्द कर दिया। क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए थे और खुला समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान की पूरा टच में था, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए, विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारतीय यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई? तो ये एक्चुअली हुआ, ये जो TTC है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, इसके द्वारा ये जो पहल है वो शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा TTC, भारत यूरोपीय व्यापार संगठन। जो TTC का मतलब ये है, एक्चुअली जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये EU US की है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल।
तो इसको बोलते हैं टीटीसी। आगे चलते हैं। मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव कहाँ? तो ये इस्तांबुल के अंदर। ये कहाँ पर? इस्तांबुल के अंदर। तो इस्तांबुल कहाँ पर है? इस्तांबुल है यूरोपियन सिटी है ये। और इस्तांबुल एक्चुअली जो रूस और यूक्रेन का जो कंटिन्यू वो अभी वो जो वॉर चल रहा था उसको सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी है वो बीच में आया है। ये टर्किश सिटी है इस्तांबुल, कंट्री इसकी है टर्किश। तो ये अपन जो बात कर रहे थे अभी एक्चुअली हुआ ये था। अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो वेस्ट एशिया है उसका दौरा चल रहा था, तो ये अरेबियन कंट्रीज़ में गए थे। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम जो सीज फायर है उसके लिए कोशिशें हैं वो करनी स्टार्ट कर दी है। एक ट्वीट आया था कि व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की उन दोनों से बात हुई थी ट्रंप की। तो ये आश्वासन दिलाया था ट्रंप ने, ऐसे बोला है कि ये जल्द ही ये सीज फायर हो जाएगी और आने वाले टाइम के अंदर जल्द ही ये दोनों मतलब एक परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो कुछ न कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। आगे है 2025 में 78वें कांस फेस्टिवल महोत्सव में उद्घाटन पर मानद जो पाल्मे डी और किसको मिला है? तो ये पाल्मे डी और किसको मिला है? एक्चुअली हुआ ये कि 78वां जो कांस फेस्टिवल है ये 13 मई को हुआ था, जो फ्रेच रिवेरा पर भव्य शैली में शुरू हुआ, जिसने सिनेमा के 12 दिवसीय वैश्विक उत्सव की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में जो रॉबर्ट डी नीरो है उसको जो मानद जो पाल्म डी और सम्मानित किया गया है। तो रॉबर्ट डी नीरो 14 मई 2025 को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान ये जो पूर्णम कुमार शो को भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया कौन से बॉर्डर पर? तो ये अटारी जो बॉर्डर है संयुक्त चेक पोस्ट। बीएसएफ जवान जो पूर्णम कुमार शो है 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फिरोजपुर से गुम हो गए थे, गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर ली थी इन्होंने। बाद में पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। 14 मई 2025 को सुरक्षित रूप से भारत लौटा दिया गया है। नेक्स्ट है मई 2025 के अंदर, ये हो गया अटारी स्वीप पोस्ट। मई 2025 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नए अध्यक्ष राजीव गाबा, अजय कुमार, संजय मिश्रा और अनिल बैजल। तो ये अजय कुमार है, इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन थे वो थी प्रीति सूदन। कौन? प्रीति सूदन। वो उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया, अब अजय कुमार बने और ये 15 मई 2025 को और 1 अक्टूबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मई 2025 में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना, के.जी. बालकृष्ण, रामकृष्ण गवई, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो ये गवई साहब है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। तो ये बी.आर. गवई है, इसको बोलते हैं बी.आर. गवई, भूषण रामकृष्ण गवई न्यायमूर्ति को 15 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर, पहले वाले कौन थे? ये 51 में थे, संजीव खन्ना के स्थान पर सीजीआई नियुक्त किया गया है। मई 2025 के अंदर कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में 13 मई 2025 को, ये घटना है 13 मई 2025 की। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? मार्क कार्नी। उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है और अनीता जो आनंद है उनको बनाया विदेश मंत्री। भारतीय मूल से हैं और गीता पर हाथ रखे इन्होंने जब ओथ ली थी, तब ये थोड़ा वायरल हुई थी घटना। जून 2025 में आईपीएल 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया? वो तो आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान का तनाव था और बीसीसीआई ने घोषणा की ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण एक सप्ताह के निलंबन के बाद 17 मई को वापस ये आईपीएल स्टार्ट हो गया, वापस स्टार्ट हो गया। 2025 में सीबीएसई में कुल जो उत्तीर्ण हुए वो 88.39 है। ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 0.41% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है रिजल्ट के अंदर। आगे नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के डिजाइनों केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नोएडा और बेंगलुरु के अंदर उद्घाटन किया गया 13 मई 2025 को। जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव नोएडा में और बेंगलुरु में अत्याधुनिक जो सेमीकंडक्टर डिजाइन की सुविधाओं का उद्घाटन किया। 9 मई से 12 मई
25 को भारत में 32 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। पहलगाम के नरसंहार के बाद, मिसाइली हमलों के बाद में ये घटना हो गई थी ना, उसकी वजह से। 3 भारतीय क्रिकेटर कौन है विराट कोहली से अधिक रन बनाने वाले? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, उसके बाद में है विराट कोहली। उसके बाद में कौन है? विराट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 मई को संन्यास ले लिया इन्होंने, 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से। किससे? टेस्ट क्रिकेट से। और वो 2 दिग्गज खिलाड़ी है, उन्होंने घोषणा कर दी। जो रोहित शर्मा है उन्होंने भी घोषणा कर दी कि टेस्ट से संन्यास हो गया, और विराट कोहली ने भी 12 मई को टेस्ट से संन्यास ले लिया। 14 साल इन्होंने क्रिकेट में खेला है। और इन्होंने देखो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो भारत ने मार्च 2025 में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। रोहित ने फाइनल में 76 रन बनाए, और जबकि कोहली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसके बाद में इन्होंने दोनों ने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO की स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस किस पर रहा था? तो ये तो आप सबको पता ही है, युद्ध विराम जो सीज फायर है उसको लेकर बात हुई थी, आक्रामक कार्रवाई से बचने के लिए। आगे है मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो ये हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर ये आयोजन हुआ? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर। देखो इससे पहले ये 72वां है, और जो 31 मई है उसको विनर इसका बनेगा। अभी विनर इसका फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन 2024 की अगर हम बात करें, जो 71वां हुआ था, उसकी जो विनर थी वो थी क्रिस्टिना पिस्चकोवा। ये 9 मार्च 2024 को हुआ था, और इसका जो फिनाले हुआ था वो जियो वर्ल्ड जो सेंटर है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, तो वहाँ हुआ था। और ये जो लड़की है चेक रिपब्लिक की थी विनर, चेक रिपब्लिक कंट्री की, चेक रिपब्लिक कंट्री की ये विनर थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मई 2025 में कोलंबो आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज का फाइनल किसने जीता? तो ये सबको पता ही है, ये भारत ने। और महिला क्रिकेट में 11 मई को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में हुआ था। 97 रनों से श्रीलंका को हरा दिया था अपन ने। आगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को याद दिलाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये अपन ने उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है। ये पोखरण सेकंड का परमाणु परीक्षण सफल हुआ था, ये घटना को याद दिलाती है। आगे आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? सबसे पहली मानसून की जो बारिश होती है वो होती है आमतौर पर केरल से मानसून स्टार्ट होता है। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये गुलजार और रामभद्राचार्य, लेकिन 59वां भी इसी बीच घोषित हो गया था पीछे। तो ये गुलजार और रामभद्राचार्य जी को तो अभी मिला है, और ये जो था एक्चुअली ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये 58वां ज्ञानपीठ था, लेकिन जो 59वां ज्ञानपीठ है उसकी घोषणा भी हो चुकी थी अभी। विनोद कुमार शुक्ल, नाम क्या था? विनोद कुमार शुक्ल। ये विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं? ये विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो ये इनका अनाउंसमेंट हो चुका है, 2025 वाला जो प्रदान किया जाएगा नेक्स्ट टाइम इनको मिल जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ किनको मिल गया? रामभद्राचार्य जी। 58वां जो था ना वो तो दिया था 2023 के लिए। रामभद्राचार्य जी संस्कृत, और गुलजार जो उर्दू शायर थे, गीतकार, उनको दिया गया था। तो ये हो गया, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 1961 से शुरू हुआ था ये ज्ञानपीठ, और साहित्य पुरस्कार है। पहला पुरस्कार स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने लायक है। और 11 लाख नकदी और 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं, और अंग्रेजी 2013 से भी अंग्रेजी को भी दिया जाता है। साथ में वाघ देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति भी दी जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने लायक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर हो गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ ध्यान में रखना आप। भारत और नेपाल के बीच सुप्रीम कोर्ट, तो भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। दूसरा,
जो बिम्स्टेक है उसमें कृषि मंत्रियों का जो तीसरा सम्मेलन है वो नेपाल में हुआ है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो रेल परियोजना के लिए समझौता किया है अभी, और नेपाल ने 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन भी हुआ है। आगे है, हाल ही में नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है, किसने? SD कुमारस्वामी ने। हाल ही में किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? IIT मुंबई ने। तो IIT मुंबई ही नहीं बल्कि बहुत सारी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ भी है, उन्होंने भी सारे जो MOU है, समझौते हैं, उनको निलंबित कर दिया है। तो ये है हरिदेव जोशी, जयपुर वाली हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। इसने भी तुर्की से MOU ख़त्म कर लिए, तुर्की से MOU जो है वो ख़त्म कर लिए, और 11 महीने पहले समझौता हुआ था। और भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट करने और ड्रोन देने, धीरे धीरे भारत की सारी संस्थाओं ने तुर्की से संबंध तोड़ लिए हैं, तो इन्होंने भी संबंध तोड़ लिए। ये समझौता 22 जून 2024 को हुआ था, जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के साथ में जो अपयोन कोकाटेपे यूनिवर्सिटी तुर्की के बीच में समझौता हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। IIT से संबंधित थोड़ा और डिटेल देख लो। IIT मुंबई ने कीटाणुओं में लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। IIT मुंबई ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर इवोपोरेटर बनाया है। और IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। दूसरा है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। CDS जो अनिल चौहान है, उन्होंने IIT कानपुर में टेक कीर्ति का उद्घाटन किया है। और IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। एक लास्ट न्यूज़ है, IIT दिल्ली से संबंधित एंटीबायोटिक प्रतिरोधक ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR-SACE बनाया है। क्या बनाया है? AMR-SACE बनाया है। ये किसने बनाया है? ये IIT दिल्ली ने, IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट अगर अपन देखें, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दीव के अंदर। खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंदर पहला संस्करण 19 से 25 मई दीव में आयोजित किया गया है। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और, एशिया योगासन जो खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे चौथा बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बन गया है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली में परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। और नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें नंबर पर रहा है। और AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों के अंदर शामिल हुआ है। और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। और सतत विकास लक्ष्य जो है सूचकांक 2024 में भारत ने 109वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के साथ मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? तो मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है IIT दिल्ली ने। और IIT दिल्ली ने लड़कियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मेंटरशिप मनस्वी का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन जीता है? इटालियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन जीत लिया है। जो कार्लोस है वो उन्होंने जेनिक सिनर को हराया है, पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और अल्कराज विश्व के नंबर 1 सिनर को सीधे मात देकर इस रिकॉर्ड को जीता है। हाल ही में भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है? सी फूड निर्यात में 17.81% तक वृद्धि हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सर्वे ने 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। ये बावड़ी कहाँ पर है? महरौली के अंदर। महरौली कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसे लोदी वंश ने बनवाया था, लोदी वंश ने बनाया था। और जल संरक्षण का ये अनूठा नमूना है और इसको संरक्षित किया गया है और वापस इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ASI ने ये काम किया है और राजौन की बावली इसका नाम था। क्या नाम था? राजौन की बावली। राजौन की बावली इसका नाम था और 125 करोड़ की लागत आई है। स्ट्रिक वाटर सिस्टम परियोजना के अंतर्गत इसको किया है। और कार्य किसने किया है? ये मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन ने। TCS और एक है दूसरा मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया, इसने WMFI ने किया है। 125 करोड़ लागत में ये काम हुआ है
और राजौन की बावली इसका नाम है, राजौन की बावड़ी बोल सकते हैं अपन, बावली लिखा हुआ मिलता है। कब बना है ये? 1506 के अंदर लोधी वंश के समय ये बना है। और 4 स्तरीय बावड़ी है ये, मेहराबदार स्तंभ और सजावटी स्टोक पत्थर की नक्काशी है। आकार है इसका 1610 वर्ग मीटर का और लगभग गहराई है इसकी 14 मीटर के आसपास। जलाशय और यात्रियों के विश्राम के लिए बनाई गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, WMFI वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन और ASI ने मिलकर, तीनों ने मिलकर ये काम किया है। चूने का प्लास्टर और पारंपरिक गारा का प्रयोग इसमें किया गया था। इसमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम की ये है। ये घटना अमेरिका से आ रही है अभी। देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन थे, प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की सूचना मिली है। कहाँ के? अमेरिका के। ग्रेड 5 का कैंसर है ये। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 14,000 के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। और ये कहाँ की बात हो रही है? सिंगापुर की। सिंगापुर की बात हो रही है, कैपिटल सिटी सिंगापुर, सिंगापुर कंट्री की बात हो रही है। और ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2025 की जो विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग थी उसमें सिंगापुर हवाई अड्डा को नंबर 1 रैंकिंग मिली। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक MOU पर सिग्नेचर किए हैं। और AI तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा था और भारत 72वें स्थान पर रहा था। भारत और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज की जाती है, उसका नाम है सिम्बेक्स। 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कहाँ E0 जो FIR की पहल की घोषणा की है? दिल्ली में EFIR पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर E0 FIR की घोषणा की है, जांच में तेजी लाने के लिए। एक अच्छा और क्वेश्चन बनता है, निक्सोडेन किस राष्ट्र के राष्ट्रपति बने हैं? ये रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं और चुनाव जीत लिए। नाम है निक्सोडेन। आगे है, ये है कमला प्रसाद बिसेसर, ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। और गेबोन सैन्य नेता जो ब्राइस ओलेगी न्यूमेमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है गेबोन में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन स्टोकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। और स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। इक्वेडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डेनियल नोबोआ ने निर्णायक जीत दर्ज की है। यहाँ से क्वेश्चन एक RPSC RSSB बोर्ड जरूर पूछता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी के रूप में प्रेरित हुए जहाज को शामिल करेगी। 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी कर्नाटका के अंदर। नौसेना बेस पर पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल करेगी। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन जाएंगे? 5वीं शताब्दी का है ये। मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत। एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है, हाल ही में जो कामिल इद्रिस है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सूडान का। कामिल इद्रिस को सूडान का। वहाँ के जो जनरल है अब्देल फताह अल बुरहान अल तायब इद्रिसी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। नाम है कासिम इद्रिस। हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल लॉन्च किया है गृह मंत्री अमित शाह। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि M श्रीनिवासन का निधन हुआ, वो कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जो AEC था उसका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तेलंगाना में जो चपाता मिर्च है उसको GI टैग मिला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में भगवान जो हनुमान जी की 16 फीट मूर्ति की स्थापना हुई है। कहाँ पर? गोयाना के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और JBR गवई ने जो 52 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और अगेला ISA का सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो रोड वगैरह है उसमें 4850 करोड़ रुपए का खर्च किया है। सड़क और अवसंरचना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ने 3 जो वाहन अंडरपास है, कई राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला रखी। 4850 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 7 महत्वपूर्ण जो सड़क परियोजनाएं हैं देश को समर्पित की है, जो भारत पाक सीमा के पास में है। तो उससे संपर्क बेहतर बनाना और नागरिकों के आवाजाही को सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर अपन बात करें आगे, दूसरा देखो ये जो घोषणाएं हुई है सारी बीकानेर से हुई है 26,000 करोड़ रुपए की। और इसके अंदर अगर मैं बात करें देशनों का जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन हुआ है। मुंबई जो बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 86 जिलों से 103 अमृत स्टेशनों का विकास हुआ है। कितने अमृत स्टेशन है? 103 अमृत स्टेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितने जिलों से? 86 जिलों से, 18 राज्यों के अंदर से।
और 1100 करोड़ रुपये से अधिक लागत इनमें आई है। और अगर अपन आगे बात करें तो राजस्थान में 6 नव विद्युत रेल लाइनों को भी समर्पित किया है। राजस्थान के अंदर 6 रेल लाइन, ये कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से गुजर रही है? चूरू सादुलपुर रेल लाइन, और लगभग 1000 किलोमीटर ये विद्युतीकरण का काम इसमें पूरा हुआ है। आगे देखते हैं अपन सड़कों के अंदर अगर अपन बात करें, नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर बात करें तो बीकानेर और डिडवाना जो है, बीकानेर और डिडवाना कुचामन में अंदर जो बड़े जो सौर ऊर्जा के जो प्रकल्प है कई नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, उनका उद्घाटन और शुभारंभ हुआ, और इनके अंदर है बीकानेर और डिडवाना। दूसरा है मेवाड़ और सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड की परियोजनाएं हैं, उनका भी उनमें भी इजाफा किया गया है, पावर सप्लाई के अंदर क्षमता के अंदर वृद्धि की गई है। चिकित्सा के अंदर बात करें तो राजसमंद के अंदर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया है। और फिर अगर अपन बात करें आगे झुंझुनू की, तो झुंझुनू में जो ग्रामीण जल आपूर्ति और जो फ्लोरोसिस निवारण परियोजना है, पाली जिले के 7 नगरों में अमृत 2.0 के अंतर्गत जल आपूर्ति उन्नयन का काम भी शुरू हुआ है। अब एक यहाँ पर ये बात आती है कि अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या, ABSS। तो अमृत भारत योजना है क्या? अमृत भारत योजना उद्देश्य लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों को पुनर्विकास करना है। कितना? 1309 स्टेशनों का पुनर्निर्माण करना है इसका मुख्य उद्देश्य। आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए साथ साथ इंटरमोडल एकीकरण उनका मुख्य उद्देश्य है। ये योजना रेल मंत्रालय ने कब शुरू की? ये योजना शुरू की फरवरी 2023 के अंदर। कब? फरवरी 2023 के अंदर रेल मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में माना जाता है। आगे है अमृत 2.0 क्या है ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 और ये 5 वर्ष की अवधि होगी इसकी। 2025-26 के लिए 1.0 शामिल की गई थी। 25-26 के लिए 1.0 ये अमृत 1.0 थी। इसका उद्देश्य 500 शहरों में लगभग 4900 जो वैधानिक कस्बों की जलापूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अभी बात हो रही है 2.0 की। तो 2.0 का उद्देश्य है कि उपचारित जो सीवरेज है उनका पुनः उपयोग, जल निकाय का पुनरुद्धार करना और जल संरक्षण के लिए जल संतुलित योजना जो सिटी वाटर बैलेंस प्लान है CWBP उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2.0 के अंदर क्या क्या बातें की जाएगी? अवशिष्ट जो जल है उसका पुनः उपयोग और जल निकाय के अंदर मानचित्रीकरण करके शहर के अंदर जो पेयजल सर्वेक्षण है वो करना, और जल वाले जो क्षेत्र है उनमें नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए जल हेतु प्रौद्योगिकी उपमिशन भी स्टार्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में स्थायी लोक अदालतों की स्थिति क्या है? PLA की स्थिति क्या है? वर्तमान संकट है 16 जिलों में PLA निष्क्रिय है। सदस्यों के कार्यकाल विस्तार में विलंब के कारण ये निष्क्रिय हो गई है। जो राजस्थान में स्थानीय लोक अदालत PLO की स्थिति ये है कि बंद है वो 16 जिलों में। ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं अपन? राजस्थान के अंदर जो स्थायी लोक अदालतें हैं, जिनको स्थायी लोक अदालत PLA बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको? स्थायी लोक अदालत PLA बोलते हैं जिनको अपन, और उनका मतलब होता है परमानेंट लोक अदालत। क्या मतलब होता है? परमानेंट लोक अदालत 16 जिलों के अंदर पहले से निष्क्रिय है। दूसरी बात यह है कि अक्रियशील क्यों है? राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी जो है सदस्यों का जो कार्यकाल बढ़ाने में विलंब हो गया, उसकी वजह से सारी की सारी जो स्थायी लोक अदालत है PLA वो स्थगित कर दी गई है, जिसमें हजारों लंबित मामलों के अंदर समाधान में विलंब हो रहा है। और विधिक जो सेवा प्राधिकरण है राजस्थान का 3 मई 2025 को स्पष्ट किया था कि जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वे विवाद समाधान में भाग नहीं ले सकेंगे। जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वो विवाद समाधान के अंदर इन अदालतों में भाग भी नहीं ले पाएंगे। अब हो क्या रहा है कि अकेले जोधपुर में 972 से अधिक मामले लंबित है, और जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुसार जिलों में कुछ लंबित मामलों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अविलंब उनके सदस्यों का या नए सदस्यों को चुनाव करना चाहिए, ये चल रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया कि न्याय तक पहुंच तथा निष्पक्ष जो सुनवाई के अधिकार है अनुच्छेद 21 के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ब्रज मोहन लाल बनाम भारत संघ 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और बोला कि मनमाना और दुर्भावनापूर्ण पाए जाने पर नीतिगत
जो निर्णय है उनमें न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। अच्छा, पीएलए का मतलब क्या है कि विधिक सेवा प्राधिकरण जो है अधिनियम 1987 उसकी धारा 22B के तहत काम करती है। एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यतः काम क्या है, पूर्व विवाद सुलह और समझौते को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से उन मामलों में जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित हो। पीएलए पक्षकारों को मुकदमा दायर करने से पहले सुलह का प्रयास करने हेतु एक अनिवार्य मंच प्रदान करता है। हालांकि लोक अदालतों को लंबित मामलों के साथ साथ मुकदमा पूर्व मामलों पर भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पीएलए जो होता है वो आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों का निर्णय नहीं कर सकते। आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। मामले कौन से होने चाहिए? पूर्व विवाद और सुलह और समझौते को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जितने भी लोक उपयोगिता वाले सेवाओं वाले मामले हैं। प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में कौन कौन शामिल होता है? एक तो अध्यक्ष होता है, आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होता है, उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसमें पीएलए में सार्वजनिक सेवा और कानून में अनुभव वाले 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो इसमें 1+3 होते हैं, 1+2, एक तो अध्यक्ष, 2 सदस्य, और ये आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए, न्यायिक अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पीएलए के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1987 की धारा 22B के अनुसार। आगे है कन्नड़ लेखिका जो बानू मुश्ताक है, उसको हार्टलैम के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है जिनको ये पुरस्कार मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा, चीन और रूस में 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने पर सहमत हुए, दोनों के अंदर MOU है दोनों के साथ में। अमेरिका ने, अपन बात भी करेंगे, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास करेगा जो अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकेगा। तो इसका मतलब गोल्डन डोम है वो अमेरिका बना रहा है। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया, ये अपन देख लिया। आगे है WHO ने ये UIDA वाला आधार डैशबोर्ड का गैर व्यक्तिगत डेटा ओपन डेटा प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, और WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र भी दे दिया कि ट्रेकोमा से उन्मूलन हो चुका है। आगे है खेल से संबंधित एक है, ये है टोटेनहम हॉटस्पर ने तीसरी बार यूरोपियन लीग का खिताब जीता है, फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया है। भारत ने SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में हराया, और पेपे रीना फुटबॉल खिलाड़ी है, उसने संन्यास की घोषणा। ये कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? राजस्थान सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। श्रीयन के बारे में, क्योंकि पीछे एग्जाम में श्रीयन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एक सामूहिक शब्द है जो छोटे बीज वाले घासों को संदर्भित करता है जिसे अनाज के रूप में उगाया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पहले बना हुआ, तो एग्जाम में पहले क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। खेती क्षेत्र जो ज़्यादातर समशीतोष्ण और उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर होती है, कौन कौन सी है इसके अंदर? ये मिलेट्स किस किस को बोलते हैं? रागी, जवार, समा, बाजरा और वरीगा। विश्व में सबसे बड़ा बाजार उत्पादक देश भारत ही है, और अन्य उत्पादक देश नाइजर और चीन के अंदर। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था FA द्वारा, और उस टाइम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना था। नेक्स्ट देखते हैं, कृषक उपहार योजना राजस्थान में इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसानों को ई-नाम पोर्टल में पेमेंट प्रणाली के माध्यम से कृषि उत्पाद भेजने के लिए प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कृषक उपहार योजना राजस्थान की जो ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई राज्य स्तर पर, प्रथम इनाम 2.5 लाख रुपये। किसान का नाम है गोलू जाट है, किसान गोलू कोटा से। पहला इनाम इसमें मिला है कोटा को, और किसान का नाम है गोलू, नाम भी बड़ा अच्छा है, कोटा से है। दूसरा इनाम 1.5 लाख का ओम प्रकाश हनुमानगढ़ को मिला है। दूसरा किसको? ओम प्रकाश हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ से है। और तीसरा इनाम मिला है जो राम भरोसे को, ये भी कोटा से है। तो उद्देश्य क्या है? ई नाम से बिक्री करना, ई पेमेंट को बढ़ावा देना, पारदर्शिता के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रखना, तो इसकी वजह से किसानों के अंदर अवेयरनेस आएगी। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। आगे देखते हैं अपन,
9 मई 2025 को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती मनाई गई देश भर में। देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सी भी जयंती मनाई गई, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन देखो बन सकता है आजकल कि जो चावड़ है, जो राजधानी बनाई, नई राजधानी महाराणा प्रताप ने, ये कहाँ पर है आज के टाइम में, तो ये डूंगरगढ़ के पास में है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। और आगे है ब्रिटेन में चागोस जो द्वीप्स में है, मोरिशस के अंदर सौंपने पर हस्ताक्षर कर दिए। ब्रिटेन ने MOU किया है अभी। ब्रिटेन ने बोला है कि चागोस जो द्वीप्स में है वो मोरिशस को सौंप दिया जाएगा। अब समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। चीन और कंबोडिया ने सैन्य अभ्यास किया है, तो ये ब्रिटेन का चागोस द्वीप्स में वाला एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चीन और कंबोडिया ने सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन लॉन्च किया है। आगे है 24वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई। आगे भारत ने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की अध्यक्षता ग्रहण की। आगे गोवा के अंदर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन, ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन हो चुका है। आगे है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक नई तितली मिली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उथालिया मेलकना नामक तितली की पुष्टि हुई है, नई प्रजाति। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2025 दुबई में शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न समिट का उद्घाटन किया है अभी। अमृत भारत स्टेशन के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, ये अपन देख लिया, बीकानेर से हुआ था। PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो चुकी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है असम में भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है, असम ने किया है लॉन्च, क्षेत्रीय भाषा AI अंकिता लॉन्च की है। आगे है निशानेबाज कनक ने जर्मनी जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। स्पेन में कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन जीता है, पहली बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन जीता है। नीरज चोपड़ा ने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंका, नया रिकॉर्ड बनाया है, हालांकि फिर भी सेकंड पर ही आए। NCC जो पर्वतारोहण दल ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। आगे फीफा ने कोंगो गणराज्य के लिए फुटबॉल महासंघ से निलंबन है वो हटा दिया है, अब कोंगो भाग ले सकता है। आगे है फिल्म जो शेप ऑफ मोमो को कांस 2025 के अंदर HAF गोज टू कांस में चयनित किया गया है। आगे गीतकार गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य जी को 58वां और 29वां विनोद जी को मिला है, छत्तीसगढ़ के विनोद जी। और पुष्कर कुंभ मेला 2025 उत्तराखंड में माणा गांव में आयोजित किया जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण हुआ है अभी। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, ये भी अपन ने देखा था, E0 FIR की पहल की घोषणा की है। शशि थरूर आतंकवाद, ये अभी दिल्ली में जारी हुई है EFIR, और 3 दिन बाद में ये नॉर्मल FIR में कन्वर्ट भी करा सकता है। शशि थरूर आतंकवाद विरोधी वैश्विक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो जिनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित की गई। 17 मई के अंदर विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। आगे है अनुराग भूषण स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुराग भूषण जो है स्वीडन के नए राजदूत बन गए हैं। तो यहाँ तक अपन ने देखा। अब अपन ने एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा था, नॉर्मल डिस्कशन किया था, गोल्डन डोम कौन बना रहा है? गोल्डन डोम अमेरिका बना रहा है। ये अमेरिका की अंतरिक्ष आधारित रक्षा प्रणाली है, जैसे अपना सुदर्शन है वैसे S-400 से अपना सुदर्शन है। अभी पहलगाम अटैक के दौरान बाद में पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अपन ने काम में लिया था। 20 मई 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका को हाइपर जो सोनिक हथियार और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का अंतर्राष्ट्रीय से होने वाले हमलों से सुरक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। नाम है इसका गोल्डन डोम। मुख्य विशेषताएं क्या होगी? यह एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जो भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष आधारित तकनीकों के एकीकृत करती है। अंतर्राष्ट्रीय आधारित सेंसर और उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा इसमें, और रियल टाइम मिसाइल लॉन्च ट्रैक इस टाइम इसमें कर पाएंगे अपन। और इसके अंदर काइनेटिक इंटरसेप्टर और लेजर जैसे उन्नत हथियार होंगे जो मिसाइलों को उड़ाने में विभिन्न चरणों के अंदर निष्क्रिय कर देंगे मिसाइलों को। और ग्राउंड आधारित सिस्टम जैसे GMD थर्ड और PAC थर्ड का प्रयोग जो है अंतिम सुरक्षा उपयोगों के लिए किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, इजराइल ने भी आयरन डोम बना रखा है, क्या ये गोल्डन डोम वैसा ही है? यह प्रणाली इजराइल की आयरन डोम से प्रेरित है। सोचो, इजराइल एक दुनिया का बहुत छोटा सा कंट्री है,
लेकिन उससे इंस्पायर होकर अमेरिका ने ये बनाया है, लेकिन इससे कहीं अधिक ये उन्नत होगा। लेकिन देखो इंस्पायर तो कहाँ से हुआ है, इजराइल से। बहुत छोटी कंट्री है लेकिन हथियारों के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। इस परियोजना का जो नेतृत्व कौन करेगा, यूएस स्पेस फोर्स के जनरल माइकल जो गुएटलेन है वो करेंगे। और प्रमुख जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है, स्पेस एक्स एलन मस्क वाली, और लॉकहीड मार्टिन और L3 हैरिस और RTX, ये साझेदार इसमें कंपनियां हैं। इसके विकास के लिए $25 अरब और कुल बजट $175 अरब इसमें लग जाएगा। यह प्रणाली अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है। रूस और चीन ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे अंतरिक्ष का सैन्यकरण और अस्थिरता पैदा करने के लिए वाला कदम बताया है। अब देखो रूस और चीन है, उन्होंने दोनों ने ही बोला है कि क्योंकि उनको भी बाद में भी देखो इजराइल से ये इंस्पायर हुआ, इन्होंने बनाया। अब आगे देखना आप रूस और चाइना भी आएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में सैन्यकरण करना और अंतरिक्ष में भी अस्थिरता पैदा करना फिर बाद में अपन कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में देखना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि जो कंट्रीज़ है वो इजराइल से इंस्पायर होकर अमेरिका बना रहा है। अब अमेरिका के बाद में रूस, चाइना, फिर बाद में इंडिया। हालांकि जितना ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं उतनी ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, और स्पेस भी है वो सुरक्षित नहीं बचेगा। हाँ, इसको टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा माना जा रहा है कि अमेरिका जैसे अपनी कंट्री के लिए बात कर रहा है, तो सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। गोल्डन डोम लंबी दूरी की मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से भी सुरक्षा देता है, जबकि आयरन डोम केवल शॉर्ट रेंज रॉकेट से। अब देखो गोल्डन डोम क्या कर रहा है, जो आयरन डोम है इजराइल वाला, उससे भी ज़्यादा लंबी दूरी वाली मिसाइल हाइपरसोनिक हथियारों से भी सुरक्षा देता है, जबकि आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज की रॉकेटों से। गोल्डन जो डोम है वो अंतरिक्ष उपग्रह और सेंसर का उपयोग करता है, जबकि आयरन डोम जमीनी रडार पर आधारित है। गोल्डन डोम जो है कवरेज अमेरिका और उसके सहयोगी देशों तक है। गोल्डन डोम बस जो अमेरिका वगैरह, अमेरिका की जो नाटो कंट्री है उनमें। आयरन डोम सीमित क्षेत्र के लिए है सिर्फ। देखो गोल्डन डोम का तो एरिया जो है बहुत बड़ा है। गोल्डन डोम का जो लक्ष्य है वो बड़े देशों से आने वाले ICBMS जैसे खतरे हैं, जबकि आयरन डोम गैर राज्य समूह द्वारा दागे गए रॉकेटों को रोकता है। जैसे भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ है तो वहाँ ऐसी स्थिति में आयरन डोम काम आ सकता है, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र के लिए अमेरिका का गोल्डन डोम जो आयरन डोम से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। गोल्डन डोम जो अमेरिका की वैश्विक मिसाइल सुरक्षा रणनीति में एक नई छलांग है, और भविष्य के खतरों के प्रति पूर्व तैयारी करना इसका, और तकनीकी क्षेत्र में प्रभुत्व की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये हो गया अपना करंट अफेयर से रिलेटेड डिटेल्ड एनालिसिस। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं।